डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपसे एक मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां होती हैं और उन पर जो अलग अलग टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं तथा उनकी साइज़ क्या होती है प्रतिबिंबों की और उनकी प्रकृति क्या होती है, सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको ये जो टॉपिक है यहाँ से अक्सर कई सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ सके। अगर आप वीडियो को पूरा जरूर देखते हैं अंत तक तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे उत्तल जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ होती है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अवतल दर्पण जो होता है इसमें 6 प्रकार की स्थितियाँ होती हैं जिसमें जो प्रतिबिंब होता है वो अलग अलग प्रकार से बनता है। पहली स्थिति कहता है कि एग्जाम में ये सिंपली वैसे पूछ लेता है कि बताइए कि कोई अगर वस्तु है, कोई बिंब है जो कि दर्पण से अनंत दूरी पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। यानी पहला कंडीशन यही है, आप नोट करेंगे कि यदि वस्तु अनंत पे हो। अब किसी बुक में आप देखेंगे तो वस्तु की जगह पे बिंब लिखा होता, तो चाहे बिंब लिखा हो या वस्तु लिखा हो बात ही एक ही है। तो यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, अब ये लाइन ऐसे आपको लिख देगा और कहेगा कि आप बताइए अवतल दर्पण के द्वारा अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसके अवतल दर्पण के द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसकी स्थिति बताइए, उसकी प्रकृति बताइए, उसका साइज बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर कह रहा हो कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित है तो अनंत का मतलब कि दर्पण से बहुत ज्यादा दूरी पर कोई वस्तु स्थित है। तो आपको एक बात यहाँ पर नोट रखना है, एकदम से याद रखना है कि अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो वहां से जो भी प्रकाश की किरण होगी वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर ही मानी जाती है। तो आप मान लीजिए इधर क्या है, अनंत है। अनंत का मतलब होता है बहुत ज्यादा दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है। तो अगर कोई वस्तु बहुत ज्यादा दूरी पर है तो उस स्थिति में वहां से जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी वो हमेशा दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर मानी जाती है। मुख्य अक्ष क्या होता है या दर्पण से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं, उन सब के लिए मैंने एक वीडियो पहले से यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको देखना चाहें तो आप चैनल पे जाइए, वहां पर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पे है तो अनंत से हमने आपको बताया कि प्रकाश की किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो आप क्या करिए, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को ऐसे खींच लीजिए इस प्रकार से। ये बीच वाली लाइन आपका मुख्य अक्ष है। ये जो दर्पण का मिड पॉइंट होता है इसको हम लोग ध्रुव नाम देते हैं, इसको भी नाम दे दीजिए यम यन। ये आपका यम क्या है, एक मुख्य अक्ष है। अब ये प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर का मतलब समान दूरी पर। तो इस प्रकाश इस दर्पण के द्वारा आप ये देखिए तो ये क्या है, एक अवतल दर्पण है क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है। तो इसके द्वारा इसका क्या होगा, परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात कोई भी प्रकाश की किरण है तो वो हमेशा दर्पण के मुख्य फोकस से ही होकर जाती है। तो आपको इस दर्पण का कहीं ना कहीं मुख्य फोकस भी चाहिए। तो मान लेते हैं ये प्रकाश की किरण यहाँ से जाती है और यही पॉइंट जो है यही मुख्य फोकस है। तो ये हो गया आपका मुख्य फोकस। दूसरी प्रकाश की किरण भी यही से, यानी जितनी भी प्रकाश की किरण हो, चाहे लाखों किरणें हो, सभी किरणें जाएंगी तो हमेशा वो मुख्य फोकस से ही होकर जाएंगी। और जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो अगर किरण आरेख खींचने के लिए कह रहा है कि वस्तु अनंत पर है तो आपका किरण आरेख कुछ इस प्रकार से होगा। आप प्रकाश की किरणों को अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर दिखाएंगे और परावर्तन के पश्चात ये सारी किरणें जो है आपका दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाएंगी और प्रतिबिंब जो है वो यहीं पर बनेगा। तब तो ये तो हो गया किरण आरेख। अब यहाँ पर पूछता है प्रतिबिंब की स्थिति। तो आप एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे स्थिति। स्थिति में आपको बताना होता है कि प्रतिबिंब किस स्थान पर है, कहाँ पर बना है। तो आप देखिए दोनों प्रकाश की किरणें इसी फोकस पर एक दूसरे को काट रही हैं। इसका मतलब जो इस वस्तु का प्रतिबिंब है वो क्या है, मुख्य फोकस पर ही बनेगा। तो स्थिति में आप लिख लेंगे फोकस पर। अगर स्थिति पूछी जाए तो आप लिखेंगे कहां पर बनेगा, तो फोकस पर बनेगा, पहले कंडीशन। दूसरा पॉइंट इसमें पूछा जाता है वो होता है साइज। साइज पूछा जाता है कि जो ये प्रतिबिंब बना है ये बड़ा है, छोटा है, किस प्रकार का है। तो यहाँ पर देखिए तो दोनों प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर मिल रही है और ये फोकस के एकदम जस्ट फोकस पर ही है। और फोकस पर अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा बिंदु के आकार का बनता है। यानी साइज क्या है, बिंदु के आकार का। बिंदु के आकार का मतलब बहुत छोटा, बिंदु के
आकार का। आप ये सारे पॉइंट इस किरण आरेख से देख करके लिख सकते हैं। बिंदु के आकार का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा छोटा, यानी कोई भी वस्तु अगर बहुत ज्यादा दूर है तो उसको आप देखेंगे तो वो आपको हमेशा छोटी दिखाई देती है, यह आपने अनुभव ही किया होगा। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्रकृति। यही तीन चीजें इसमें पूछी जाती हैं। तो अगर प्रकृति की बात करें तो यहाँ पर प्रकृति में बताना होता है कि जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक है, उल्टा है, ये चीजें आपको बतानी रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए तो प्रकाश की किरणें दोनों रियल में क्या हो रही है, एक दूसरे को काट रही हैं। और अगर प्रकाश किरणें रियल में एक दूसरे को काटती हैं तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। यानी यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, तो वो प्रतिबिंब है आपका वास्तविक। और कैसा होगा, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो एक कंडीशन आपको और भी याद रखना है कि हमेशा वो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। तो ये तीन चीजें आपको इसमें याद रखनी है। एक स्थिति के लिए आज तीन चीजें बनती हैं और यही तीनों पूछे भी जाते हैं। तो आई होप आपको पहला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड कंडीशन कहता है कि अब बताइए, तो अनंत का हो गया। अब बताना रहता है कि अगर प्रतिबिंब अनंत और जो दर्पण का वक्रता केंद्र है उसके बीच में स्थित हो, या इसी को दूसरे टाइप से पूछता है कि बताइए प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र से, जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र से दूर स्थित है, या वक्रता केंद्र से परे स्थित है, या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है। तो उस स्थिति में आप कैसा उसका किरण आरेख बनाएंगे। तो सेकंड कंडीशन हम लोग लिखते हैं, यदि बिंब मतलब आप वस्तु समझिए, यदि बिंब वक्रता केंद्र से दूर स्थित हो। सेकंड कंडीशन, यदि प्रतिबिंब जो है, जो बिंब है वो वक्रता केंद्र को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अब वक्रता केंद्र क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो मान लेते हैं ये जो दर्पण का वक्रता केंद्र है वो कहीं यहाँ कहीं पर है, और प्रतिबिंब कह रहा है कि जो वस्तु है वो क्या है, इस वक्रता केंद्र से दूर स्थित है। दूर का मतलब इधर कहीं पर, मान लीजिए जो है ये वस्तु यहाँ कहीं पर स्थित है। वक्रता केंद्र से दूर आप कहीं भी बना सकते हैं, इससे इधर ही आपको रखना है। अब वक्रता केंद्र से दूर स्थित है तो प्रतिबिंब से क्या होता है, जब तक कोई प्रकाश की किरण उस प्रतिबिंब से आकर दर्पण पर नहीं टकराएगी तब तक उस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से एक प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर इस दर्पण पर लेकर आना है। तो हम क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण लेते हैं और उसको मुख्य अक्ष के समांतर, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक किरण को हमेशा आपको क्या करना है, मुख्य अक्ष के समांतर ही लेकर आना है। और मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण इस बिंदु पर आएगी, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपका दर्पण का ध्रुव होता है और ये है दर्पण का मुख्य अक्ष, ये जो मिड वाली लाइन है। तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात ये जो आपकी आपतित किरण है ये हमेशा दर्पण के मुख्य फोकस से होकर ही जाएगी। तो आप क्या करिए, मुख्य फोकस पहले इसका बनाइए, और मुख्य फोकस और दर्पण के बीच एक संबंध होता है कि मुख्य फोकस और जो दर्पण के बीच की दूरी होती है वो हमेशा समान होती है। यानी जो वक्रता केंद्र होता है, ये जो वक्रता केंद्र होता है ये इस फोकस दूरी का दोगुना होता है। यानी जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी इधर वाली भी होती है। तो आपको ये किरण आरेख जो है बनाते समय आपको विशेष रूप से स्केल से इसको ध्यान रखना है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर इसको खींच रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर इसको रखेंगे, 2 सेंटीमीटर खींच रहे हैं तो 2 सेंटीमीटर रखेंगे। यानी ये दोनों दूरियां आपको समान रखनी है। तो ये तो हो गया आपका दर्पण का फोकस। अब ये प्रकाश की किरण ये इसके दर्पण के इस फोकस से होकर इस प्रकार से गुजरेगी, और सेकंड जो प्रकाश की किरण है उसको आपको ले जाना है दर्पण के वक्रता केंद्र से। आपको पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर ले जाना है और दूसरी प्रकाश की किरण को दर्पण के वक्रता केंद्र से ही लेकर जाना है। तो दूसरी प्रकाश की किरण को हम क्या करते हैं, दर्पण के वक्रता केंद्र से इस प्रकार से लेकर के चलते हैं। और ये प्रकाश की किरण जब यहाँ पर आएगी तो इसकी एक विशेषता होती है, वक्रता केंद्र से आएगी तो वो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट आती है। तो इस प्रकार से ये प्रकाश की ये दोनों किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होंगी। और अगर ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो आपका यहीं पर, जहाँ पर दोनों किरणें काटती हैं वहीं पर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। अगर मान लीजिए वस्तु जो है वो आपका ए बी है तो ये प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो इस प्रकार से आप किरण आरेख खींचेंगे सेकंड का, यदि बिंब जो है वो वक्रता केंद्र से दूर स्थित हो, यानी वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र से अगर दूर स्थित है तो उसका किरण आरेख आपका इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर फिर वही तीन चीजें पूछी जाती हैं कि आप बताइए कि इसकी स्थिति क्या है। तो स्थिति आप छोटा सा हेडिंग डालेंगे और वहां पर लिखेंगे, स्थिति में आपको बताना रहता है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बना है। तो आप प्रतिबिंब देखिए तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ये आपका सी और एफ के बीच में, सी क्या है तो वक्रता केंद्र और एफ क्या है तो आपका मुख्य फोकस है। तो सी और एफ के बीच में क्या है, आपका प्रतिबिंब बना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्थिति में सी तथा एफ के
मध्य। अब आपको सी मालूम होना चाहिए, सी क्या है तो वक्रता केंद्र है, एफ क्या है तो ये आपका इस दर्पण का फोकस है। तो ये हो गई स्थिति। आप किरण आरेख अगर आप बना ले रहे हैं तो आप सारी चीजें जो है आसानी से लिख सकते हैं। सेकंड आता है साइज। अब साइज आप देखिए तो बस तो आपका चित्र में देखिए इतना बड़ा है, उसके अपेक्षा ये जो प्रतिबिंब है वो आपको कैसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर साइज में लिखेंगे कि छोटा। किससे छोटा है तो वस्तु से छोटा है। तो आपको ये लिख देना, या केवल छोटा लिखिए या ऐसे लिख सकते हैं वस्तु से छोटा, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। और आप छोटा लिख रहे हैं तो वो भी क्या है, सही है। तीसरी स्थिति होती है प्रकृति, यानी प्रकृति पूछा जाता है कि आप प्रकृति बताइए प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब की अगर प्रकृति पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, प्रतिबिंब मैंने अभी आपको बताया कि वास्तविक और आभासी यही सारी चीजें बतानी रहती है। तो किरणें क्या है, वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी वास्तव में एक दूसरे से मिल रही है, यानी प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा। और कैसा होगा आप देखिए तो ये क्या है, उल्टा है। उल्टा का मतलब अगर इस मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो हमेशा सीधा माना जाएगा, और अगर प्रतिबिंब जो है इस मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो वो आपको हमेशा याद रखना है, वो हमेशा उल्टा होगा। तो ये हो जाएगा उल्टा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आई होंगी। तो ये हो गए सेकंड स्थिति। जो थर्ड स्थिति होती है उसमें आपको क्या करना है, ये जो बिंब है उसको लाके रख देना है वक्रता केंद्र पे। तो तीसरी स्थिति यही कहता है कि आप बताइए अगर कोई वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है तो आप बताइए उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। आप दर्पण का स्पेशली नाम दे सकता है, वो उत्तल भी कह सकता है, अवतल भी कह सकता है। अवतल कहेगा तो आप ये स्थिति बताएंगे, और अगर उत्तल कहेगा तो भी मैं आगे उसको बताऊंगा, आप वहां से बता सकते हैं। तो तीसरा कंडीशन है कि यदि जो आपका वस्तु है वो क्या हो, वक्रता केंद्र पे हो। तो वक्रता केंद्र को पहले हम लोग इसमें ड्राइव करते हैं। ये हो गया मान लीजिए फोकस, और फोकस जितनी दूरी है उतनी ही दूरी इधर लेकर के हम क्या मान लेते हैं, इसका वक्रता केंद्र। तो ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, इसको आप नाम दीजिए वक्रता केंद्र, और ये हो गया आपका फोकस। वस्तु कह रहा है कि यहीं पर स्थित है। तो थर्ड में आप लिखेंगे यदि वस्तु सी पर स्थित हो, यदि वस्तु सी पर, सी का मतलब है वक्रता केंद्र, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो हमने क्या किया, वस्तु को वक्रता केंद्र पे रख दिया, नाम दे दीजिए ए बी। हमने पहली स्थिति आपको बताया कि हमेशा आपको एक प्रकाश की किरण को क्या करना है, इस मुख्य अक्ष के समांतर इसके दर्पण पर आपतित कराना है। तो आप क्या करिए, एक प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से दर्पण पर ले जाइए। अब दर्पण से इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, जो कि इसके मुख्य फोकस से होकर जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस किरण को ऐसे दर्पण के मुख्य फोकस से होकर के परावर्तित कराएंगे, और ये सामने की ओर आगे निकल आएगी। और सेकंड यहाँ पे आप देखेंगे तो एक प्रकाश की किरण तो आपका यहाँ से हो गया। सेकंड अब क्या करिए, हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि वक्रता केंद्र से ही होकर जाता है। तो उस स्थिति में आप देखिए अगर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो यहीं पर है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेकंड को आपको क्या करना है, यहाँ पे आप वक्रता केंद्र से नहीं ले जाएंगे क्योंकि वस्तु ही आपका वक्रता केंद्र पे है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, जो प्रतिबिंब है इसको आप क्या करेंगे, इस यहाँ से एक प्रकाश की किरण दूसरी लेंगे और इसके ये जो आपका मुख्य फोकस है यहाँ से होकर लेकर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सेकंड प्रकाश की किरण को यहाँ से लेकर के चलते हैं इसके मुख्य फोकस से। तो ये यहाँ से यहाँ पर आएगा और यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के पश्चात ये प्रकाश की किरण यहाँ पर ऐसे सामने की तरफ इस प्रकार से ऐसे आएगी, और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर क्या होता है, दर्पण का जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो सेकंड आपको यहाँ पे इस स्थिति में ध्यान रखना है कि अगर कह रहा हो कि वस्तु जो वक्रता केंद्र पे, तो वहां पर पहले तो आपको मुख्य अक्ष के समांतर ले जाना है, और सेकंड को आपको करना है इसके मुख्य फोकस से होकर डायरेक्ट ले जाना प्रकाश की किरण को। फिर ये दोनों एक दूसरे को जहां पर परावर्तन के पश्चात काटती है वहां पर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये तो हो गया किरण आरेख। अब आपको यही तीन चीजें लिखनी है। आप बताइए स्थिति क्या है, प्रतिबिंब और प्रकृति क्या है, और साइज क्या है। तो स्थिति में आप लिखेंगे यही तीन चीजें पूछी जाती हैं, और यही अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपको चित्र बनाना आ गया तो आप एकदम से आसानी से सारी चीजें लिख सकते हैं। स्थिति में आप देखिए तो प्रतिबिंब कहाँ है, तो प्रतिबिंब जो जहां पर वस्तु वहीं पर प्रतिबिंब भी है, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर है, तो वक्रता केंद्र पर सी पर है। स्थिति अगर पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, स्थिति देखिए चित्र में, देखिए चित्र में दिख रहा है आपको, स्पष्ट दिख रहा है कि कहां पर है, वक्रता केंद्र पे है। तो ये हो गया वक्रता केंद्र। और उसके बाद आता है साइज। तो साइज की बात करें तो साइज अगर प्रतिबिंब जहां पर है वस्तु भी वहीं पर है, तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब और वस्तु का साइज है वो समान है। आप चित्र में भी देखिए, जितना बड़ा ये आपको दिख रहा है उतना ही बड़ा ये है। तो दोनों स्थिति में क्या है, ये दोनों वस्तु के समान है। तो यहाँ पे साइज आप लिखेंगे वस्तु के समान। अगर वस्तु बड़ा होता तो प्रतिबिंब भी बड़ी होती है, और वस्तु छोटा है तो
प्रतिबिंब भी छोटा होगा। यानी वस्तु अगर वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र पे है तो प्रतिबिंब का साइज उसके बराबर होगा। तीसरा होता है प्रकृति। प्रकृति में आपको बताना रहता है वास्तविक, आभासी, ये सारी चीजें। तो प्रतिबिंब देखिए वास्तविक है क्योंकि दोनों किरणें क्या है, वास्तव में इस बिंदु पर मिल रही है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। और उल्टा है। उल्टा कैसे कहेंगे, हमने आपको बताया कि अगर मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनना है तो इसका मतलब वो कैसा होगा, उल्टा होगा। तो वास्तविक और उल्टा, ये हो गया आपकी प्रकृति। यही 3 चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में। अगला जो चौथा पॉइंट है वो है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो, तो चौथा पॉइंट आप लिखेंगे यदि वस्तु C तथा F के मध्य स्थित हो। चौथा पॉइंट है कि यदि वस्तु C और F के मध्य, आप यहां पर देखिए नोटिस कीजिए, तो आप मैंने बताया था कि पहले वस्तु कहां पर है, अनंत पर पहली स्थिति, सेकंड आपका अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, थर्ड जो है वक्रता केंद्र पर, चौथा जो है वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। यानी आप देखिए तो धीरे धीरे हम लोग वस्तु को क्या कर रहे हैं, दर्पण के समीप ला रहे हैं। पहले तो अनंत पे था, फिर हमने वक्रता केंद्र के करीब लाया, फिर हमने तीसरी स्थिति में वक्रता केंद्र पर रख दिया। अब चौथी स्थिति है वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में हमें रखना है। यानी कुल मिला के आप देखिए तो वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, दर्पण के समीप लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ दूरियों को नाप लेते हैं। ये मान लीजिए आपका फोकस है और जितनी बड़ी लंबाई ये है उतनी ही बड़ी लंबाई इधर कहीं पर होगा और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। कह रहा है कंडीशन की वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, यानी इन दोनों के मध्य आपको वस्तु का प्रतिबिंब, जो वस्तु उसको रखना है, फिर आपको उसका प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं यहाँ कहीं पर ये जो है वस्तु हमने यहाँ पे रख दिया, नाम दे देते हैं ए बी। तो इसको नाम दीजिए प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश, इस प्रकार से। तो ए बी वस्तु हो गया। एक प्रकाश की किरण को हमने आपको बताया कि आपको कुछ नहीं करना, हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर ले जाना है। तो एक प्रकाश की किरण को हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर ले गए। यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा, ये इसके रिफ्लेक्शन परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से ही जाएगी, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इसको क्या करेंगे आप, मुख्य फोकस से एक प्रकाश की किरण को इस प्रकार से ऐसे ले आएंगे। यानी परावर्तन के पश्चात एक प्रकाश की किरण हमेशा मुख्य जो होता है ये इसके मुख्य फोकस से होकर ही जाती है। सेकंड जो प्रकाश की किरण होती है वो आपका वक्रता केंद्र से जाता है। तो आप क्या करेंगे, सेकंड को वक्रता केंद्र से, यानी दर्पण को थोड़ा सा ऐसे आप और बनाइए, और हम क्या करते हैं सेकंड को ऐसे वक्रता केंद्र से होकर के ले चलते हैं इस प्रकार से। तो वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। और जब आप ऐसे देखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को इस प्रकार से ऐसे कहीं न कहीं काटते हुए दिखेंगे। और यहाँ पर ये काटेंगे, वहीं पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये था वस्तु और प्रतिबिंब जो हो गया वो ए डैश बी डैश यहाँ पर बन गया। तो वस्तु आपका ए बी था, प्रतिबिंब आपका ए डैश बी डैश है। अब आपको सारी चीजें चित्र के द्वारा देख करके नोट करना है। पहले पूछा जाता है कि आप बताइए प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी आपको ये टॉपिक एकदम से आना ही चाहिए। किरण आरेख का एग्जाम में एकदम से श्योर है कि आपका क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो यहाँ से स्थिति आपको बतानी है। तो स्थिति आप कैसे बताएंगे, किसका बताना रहता है, तो हमें इसके जो आपका वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना है। तो प्रतिबिंब देखिए तो वक्रता केंद्र से कहाँ पर है, दूर है, वक्रता केंद्र से दूर। यानी स्थिति में आप लिखेंगे सी से दूर। सी से दूर लिख सकते हैं या सी से परे भी लिख सकते हैं, किताब में सी से परे भी लिखा हुआ मिल सकता है। सेकंड आपका साइज, अभी आप साइज चित्र के द्वारा ही देखिए, चित्र में वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब आपका इतना बड़ा है। तो आप साइज क्या है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और तीसरा पूछा जाता है प्रकृति। तो प्रकृति में तो वही सारी चीजें आपके क्या है, उल्टा है, क्योंकि दर्पण जो मुख्य अक्ष के नीचे है और किरणें वास्तव में नहीं है तो वास्तविक है। तो प्रकृति तो आपका कॉमन है, वास्तविक और उल्टा। तो ये तो हो गया इसकी प्रकृति, वास्तविक और उल्टा। तो आई होप आपको यहाँ तक सारा चीज अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ तक का पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप इसको कॉपी में अच्छे से नोट कीजिए, फिर आगे की जो स्थितियां उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए 4 स्थितियां हो गई। 5वीं स्थिति कहती है कि यदि वस्तु, जैसे हम लोग क्या करें, वस्तु को धीरे धीरे दर्पण के समीप लेकर आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने सी और एफ के मध्य रखा। अब अगली स्थिति में आपको वस्तु को उठाना और इसके मुख्य फोकस पे ला करके रख देना है। तो अगला कंडीशन आप लिखेंगे, यदि वस्तु
फोकस पर स्थित हो। कहां पर हो? फोकस पर, यानी जो दर्पण का फोकस है इसी पर स्थित आपको करना है। तो आप क्या करिए, एक निश्चित लंबाई लीजिए स्केल से और आप मुख्य फोकस उसका दर्शाइए। फिर सेकंड, हम जितनी लंबाई इधर लेते हैं उतनी लंबाई पर क्या करते हैं, वक्रता केंद्र, क्योंकि आपने एक रिलेशन पढ़ा है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। आपको ये रिलेशन याद रखना है, इस पे सवाल भी लगते हैं। तो कंडीशन है कि वस्तु कहाँ पर है? फोकस पर, यानी वस्तु को आपको कहाँ पर रखना है? मुख्य फोकस पे। ऐसे आपको रख देना, नाम दे दीजिए ए बी। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, ध्रुव है। इन सब में भी आप इसका नामकरण कर दीजिए, क्योंकि नामकरण किए रहेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर अच्छे से आसानी से मिल सकता है। ये हो जाएगा यम, नंबर आपका कटेगा नहीं, यम एन। यम एन है क्या? तो ये आपका मुख्य अक्ष है। अब कह रहा है कि वस्तु आपका फोकस पे है, तो हमने फोकस पे ला करके रख दिया। पहली कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर ही ले जाना है प्रकाश की किरण को। तो ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, इसी के समांतर आप क्या करिए, एक लाइन ऐसे खींच दीजिए प्रकाश की किरण को। इसका रिफ्लेक्शन होगा तो भी ये जाएगा रिफ्लेक्शन के पश्चात मुख्य फोकस से ही, कहीं अन्य जगह से नहीं ले जाना है। तो ये आपका जाएगा इसके मुख्य फोकस से, इस प्रकार ऐसे आपको आगे की तरफ बढ़ा देना है। दूसरा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दूसरा आपको हमेशा ले जाना है दूसरी किरण को प्रकाश के वक्रता केंद्र से। तो आप क्या करेंगे, प्रकाश के वक्रता केंद्र से एक प्रकाश की किरण को ऐसे ले जाइए। तो वक्रता केंद्र से कोई भी प्रकाश की किरण जाती है तो वो पुनः उसी माध्यम में उसी रास्ते से वापस आती है। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे और ये प्रकाश की किरण ऐसे ऐसे आगे सीधे के सीधे दोनों निकल जाएंगी। यानी आप देखिए तो ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है। दोनों का परावर्तन होता है तो परावर्तन के पश्चात दोनों के दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है। और समांतर किरणें कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती। आपने रेखा गणित में पढ़ा होगा कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो इसका मतलब वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, वो अनंत तक वैसे चली जाती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये दोनों प्रकाश की किरणें अनंत तक ऐसे आगे निकलती हुई चली जाएंगी, कहीं पर एक दूसरे को काटेंगी नहीं। अब आपको बताना है कि इसकी स्थिति बताइए प्रतिबिंब की, कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति में आपको याद रखना है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो प्रकाश की किरणें तो काट रही नहीं है कहीं पे, क्योंकि हमने आपको बताया कि प्रकाश की किरणें जहां पर काटती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ पर तो कहीं काट नहीं रही है। तो अगर काट नहीं रही है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहां पर है, अनंत पे, क्योंकि प्रकाश की किरणें अनंत तक जाएंगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति में आप लिखेंगे अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, अनंत पर, यानी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। सेकेंड आपको बताना रहता है साइज। तो अब आप साइज देखिए, अब साइज आपको बताना है। तो प्रतिबिंब चूंकि कहां बनना है, अनंत पे बनना है, तो दर्पण से जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी प्रतिबिंब की, आप देखिए नोटिस करिए, तो उसका साइज हमेशा बड़ा होता जाएगा। जैसे अभी हमने आपको पहली स्थिति में बताया, तो पहली स्थिति में अनंत पर वस्तु था तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बिंदु के आकार का बन रहा था। सेकंड में हमने देखा कि हमने वक्रता केंद्र के करीब ला करके रखा, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में, तो उस स्थिति में बिंदु से बड़ा थोड़ा सा प्रतिबिंब हो गया, लेकिन वस्तु से छोटा था। थर्ड कंडीशन में हमने जब वक्रता केंद्र पे लाके रख दिया तो आप देखिए जितना बड़ा वस्तु था उतने बड़ा प्रतिबिंब हो गया, यानी धीरे धीरे प्रतिबिंब का साइज बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम लोग दर्पण के निकट जा रहे हैं प्रतिबिंब का साइज बड़ा होता जा रहा है। चौथी स्थिति में हमने वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य ला करके वस्तु को रखा, तो आप देखिए वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हो गया। पांचवें कंडीशन में हमने फोकस पे लाकर रख दिया, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अनंत पर प्रकाश की किरण जाके मिल रही है, तो अनंत पे मिल रही है तो प्रतिबिंब उस स्थिति में क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो साइज में आप क्या लिखेंगे, बहुत बड़ा। साइज में बहुत बड़ा। और उसके बाद प्रकृति पूछा जाता है, तो प्रकृति में आप देखिए ये किरणें इधर कहीं ना कहीं मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे जहां वो अनंत पर हो। तो जहां पर प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, हमेशा वास्तविक होगा। तो आपको यहाँ पे प्रतिबिंब का जो प्रकृति है वो कैसा है, वास्तविक है। उसके बाद उल्टा की सीधा, तो आप देखिए प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, तो मुख्य अक्ष के नीचे है, मुख्य अक्ष के नीचे रहेगा, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, उल्टा। यानी आप प्रकृति देखिए तो सभी में प्रकृति क्या है,
कॉमन है। तो आप ऐसे एक ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रकृत होता है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा होता। केवल एक कंडीशन है जो अभी हम बताएंगे, उसमें जो होता है वो प्रतिबिंब का जो प्रकृत होता है वो चेंज हो जाता है, वो आभासी और सीधा होता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से, ये जो स्थिति अच्छे से समझ में आया होगा। अब लास्ट स्थिति हम लोग पढ़ते हैं जो आपका उत्तल दर्पण से संबंधित लास्ट स्थिति है। इसमें आपको क्या करना है, हमने फोकस पे रखा बस, अब फोकस को, इस वस्तु को उठाएंगे और फोकस और ध्रुव के मध्य लाकर रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि वस्तु जो 6वीं स्थिति है, यदि वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य हो, यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो, तो उस स्थिति में ये आपका हो गया, मान लीजिए फोकस वस्तु आपको इन दोनों के मध्य, इसके और ध्रुव के मध्य कहीं भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकाश की किरण को हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर, रिफ्लेक्शन के पश्चात आपको याद रखना ये जाएगा तो जाएगा हमेशा फोकस से ही जाएगा। सेकंड, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी आप क्या करिए, इधर वक्रता केंद्र लीजिए, ये हो गया वक्रता केंद्र। सेकंड, हमने आपको बताया कि आपको क्या करना है, वक्रता केंद्र से लेकर के जाना है। तो वक्रता केंद्र से इस प्रकार से जैसे आएगा वैसे आपका प्रकाश का किरण उसी रास्ते पर वापस हो जाता। तो ये इधर जाएगा, ये देखिए, तो ये प्रकाश की किरण इधर जाएगी। आप देखिए तो ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे से एंगल बना रही हैं। इनको अगर आप ऐसे आगे की तरफ, इनको आप ऐसे आगे की तरफ बढ़ाइए, ऐसे कल्पना कीजिए कि ये प्रकाश की किरणें आगे ऐसे होती तो आप अगर ये ऐसा होता, आप स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट सीधा बनेगा। इस प्रकार से ये देखिए यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो वहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो वहीं पर क्या होगा, ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब बड़ा सा ऐसे, ये प्रतिबिंब वस्तु का नाम दीजिए ए बी, यहाँ पर ए डैश बी डैश, तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब। यानी अगर वस्तु, आपको ध्यान रखना है, अगर वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के मध्य आ गया तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो आप यहाँ पर चित्र के द्वारा देख सकते हैं। वास्तव में तो ये किरणें एक दूसरे से एंगल बनाती हुई जा रही है, तो दोनों का रास्ता चेंज हो रहा, तो आगे तो कहीं मिलने वाली है नहीं। इसका मतलब आप इसको पीछे बढ़ाइए, पीछे कहीं ना कहीं मिलती हुई हमें महसूस होगी, केवल प्रतीत होगी, जो कि आपको इस प्रकार से आप देखिए तो दिख रहा है। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब जो है आसानी से बन जाएगा। तो आप यहाँ पर पहली क्या लिखेंगे, स्थिति लिखेंगे। तो स्थिति में क्या लिखेंगे, दर्पण से पीछे, दर्पण के पीछे लिखिए, दर्पण के पीछे, क्योंकि सामने तो कहीं मिल नहीं रहा, पीछे ही कहीं पर हमें मिलता हुआ प्रतीत हो रहा। तो स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे। फिर साइज, तो साइज आप लिखेंगे, साइज देखिए, साइज बस तो आपका छोटा सा था, प्रतिबिंब क्या है, बड़ा सा है, तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। इसके बाद प्रकृति पूछता है। अब प्रकृति इसमें क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि प्रकाश की किरण देखिए वास्तव में कहीं पर मिलती हुई प्रतीत नहीं है, यानी मिल नहीं रही है, केवल हमें महसूस हो रहा है कि ये पीछे अगर हम ऐसा करते तो ऐसा होता। तो इसका मतलब ये केवल हमें आभास हो रहा है, तो आभास हो रहा है तो इसलिए क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। और हमने बताया कि अगर मुख्य अक्ष के ऊपर है प्रतिबिंब तो वो कैसा होगा, सीधा होगा। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ये सारी चीजें आपका चेंज होती है, प्रकृति कैसा है, आभासी और सीधा बन जाता है। तो आई होप आपको ये स्थिति भी अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब की स्थितियां होती है वो कैसी होती है। तो उसकी केवल 2 स्थितियां, दोनों को हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग समझेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब होता है उसकी स्थिति क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। 2 स्थितियां जल्दी से समझते हैं। पहली स्थिति आपको वही है जो हम लोग अवतल दर्पण में पढ़े थे कि यदि वस्तु अनंत पे हो, बहुत दूर हो। तो पहली स्थिति लिखेंगे, यदि वस्तु अनंत पर
स्थित हो। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए उत्तल दर्पण के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी जो वस्तु दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित हो या बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित हो। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर वस्तु अनंत पे है तो हमने आपको बताया प्रकाश की किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आती है, पहले ही हमने बता दिया। तो हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे लेकर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण की विशेषता होती है ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसीलिए इसको हम लोग अपसारी कहते हैं। तो ये प्रकाश की किरण को क्या करेगा, इधर ऐसे भेज देगा, इन भाई साहब को इधर ऐसे भेज देगा। तो ये तो वास्तव में ये एक तो इसका रास्ता इधर है, दूसरी किरण का रास्ता इधर है, तो ये तो एक दूसरे से मिलने वाली है नहीं, तो मिलेंगी नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब बनता है। वो कैसा होता है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, मानते हैं। हम क्या करेंगे, इस प्रकाश की किरण को ऐसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको आप ऐसे बढ़ाइए, और इस प्रकाश की किरण को भी आप ऐसे बढ़ाइए। तो ये दोनों जहां पर एक दूसरे को काट रही हैं, यही पॉइंट आपका क्या कहलाता है, दर्पण का फोकस कहलाता है, और प्रतिबिंब भी आपका यहीं पर बनेगा। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, स्थिति में लिखेंगे प्रतिबिंब कहां पर है, तो प्रतिबिंब कहां पर है, फोकस पर है। आप देखिए फोकस पर है। इसके बाद साइज देखिए, साइज कैसा है, तो साइज फोकस पर होता है तो कैसा होता है, बिंदु के आकार का, यानी बहुत छोटा बिंदु के आकार का। और क्या बताना रहता है, प्रकृति, स्वभाव बताइए, नेचर क्या है। तो नेचर आप देखेंगे कैसा है, वास्तव में तो किरणें मिल नहीं रही है, आभासी रूप से मिल रही है, इसका मतलब कैसा होगा, आभासी होगा। और कैसा होगा, सीधा होगा। तो ये आपको पहला इसमें नोट करना है। सेकंड कंडीशन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि जो वस्तु है वो कहां पर हो, अनंत और ये जो आपका दर्पण का ध्रुव है इसके मध्य कहीं भी हो। सेकंड कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है कि वस्तु कहां हो, अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं पर भी आप रख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे यदि वस्तु अनंत तथा ध्रुव के मध्य कहीं भी स्थित हो, कहीं भी आप रख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने वस्तु को ला करके यहाँ पे रख दिया, नाम दीजिए ए बी। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा कहाँ से, मुख्य फोकस से। फोकस इसका किधर होगा, इधर कहीं पर होगा। तो ये तो प्रकाश की किरण इधर जाएगी क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, उधर जाएगी। लेकिन हमें एक पॉइंट से आता हुआ प्रतीत होगा और ये पॉइंट होगा आपका इसका मुख्य फोकस। ये हो जाएगा आपका मुख्य फोकस। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा हमने बताया कि दूसरे प्रकाश की किरण को हमेशा दर्पण के वक्रता केंद्र से ले जाना है। तो जितनी दूरी फोकस की होती है उतनी ही दूरी पर आप क्या करते हैं, वक्रता केंद्र को बनाते हैं। तो दूसरी प्रकाश की किरण को आपको क्या करना है, वक्रता केंद्र से लेकर जाना है। तो ये इस प्रकार से ऐसे आप ले जाएंगे, ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसको आप जब आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये एक दूसरे को यहाँ इस पॉइंट पर काटता हुआ ऐसे प्रतीत होगा, ए डैश बी डैश, और यहीं पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो स्थिति आप लिखेंगे कहीं पर भी रहे, आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के मध्य, पी और एफ के मध्य। पी क्या है, ध्रुव है, एफ क्या है, फोकस है। सेकंड आपका पूछा जाता है साइज। तो साइज हमेशा कैसा होगा, वस्तु से छोटा ही होगा। जितने छोटा वस्तु करेंगे प्रतिबिंब उससे भी ज्यादा छोटा गया, प्रतिबिंब आपका हमेशा कैसा होगा, वस्तु से छोटा ही बनेगा। तीसरा होता है प्रकृति। प्रकृति क्या है, वास्तव में तो किरणें मिल नहीं रही है, एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है, इसको ऐसे बढ़ाइए तो दोनों किरणें एक दूसरे से एंगल बनाते तो मिलेंगी तो है नहीं कहीं पर। तो इसको हम लोग पीछे की तरफ ऐसे कल्पना करते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, तो ऐसा होता तो प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बनता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आभासी, क्योंकि किरणें जो है वास्तव में नहीं मिल रही है, तो आभासी। और कैसा है, सीधा है। सीधा क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका मतलब वो हमेशा सीधा ही बनेगा। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपको ना समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिपीट कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से मान लीजिए कि 2 से 3 नंबर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो थोड़ा हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है और हम चार्ज हो जाते हैं, जिससे हम और भी अच्छे वीडियोस लाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब तो कीजिए ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।